तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। किस सिचुएशन में कैलकुलेट किया था, जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और जो हमारा पॉइंट था वो कहाँ पे था, उस डाइपोल की एक्सिस के अलॉन्ग था। मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पॉइंट पे गया था। और हमने देखा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना आया था, 1/4πε0 अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं, बट हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन लिखने जा रहे हैं और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस डेरिवेशन में थोड़ा और वेक्टर लगेगा, जैसे लास्ट वाले डेरिवेशन वेक्टर था, यहाँ भी वेक्टर लगेगा, बट यहाँ थोड़ा हमें और वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम लोग कंपोनेंट्स भी करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। तो आपका टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस क्या डेरिवेशन में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन वाले डेरिवेशन में मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये हमारा -q चार्ज हो गया और ये +q चार्ज हुआ, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। और इसका ये A पॉइंट पे मान लिया रखा है और ये B पॉइंट है और ये डाइपोल का हमारा मिड पॉइंट है O, दिस इज मिड पॉइंट। तो जैसे हमने पहले डेरिवेशन में भी कहा है, सेम वही चीज़ है, हाफ L इधर हाफ ABL हो गया, दोनों ही L हो गए, मिड पॉइंट था और टोटल लेंथ 12 हुआ। तो पहले वाले केस में हमारा जो पॉइंट था वो इस एक्सिस पे था, वो हमारा एक्सियल पोजीशन था। अब हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हैं जो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास करी, कहीं पे भी कोई पॉइंट हो सकता है इस लाइन पे जो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही हो, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास करने वाली कोई भी लाइन ऐसे हो सकती है। तो अगर इसके मिड पॉइंट से कोई भी लाइन पास कर रही है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमारा कोई भी वो जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे कहीं पे भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि मान लिया ये लिया डाइपोल, ये हमारा डाइपोल था और हमने जो पॉइंट लिया वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, किस पे, इस लाइन पे। तो मान लीजिए वो पॉइंट हमारा यहाँ है, मान लिया पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो ये हमारा जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ओके, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा पॉइंट है ये, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो मैंने लेट किया कि इसका जो पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से A और B जो दो पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस मान लिया हमारा कितना है, इसको मैंने पहले भी डाइपोल का मिड पॉइंट लिया था, ये पॉइंट इसको R लिया था। तो अगर ये वैल्यू O से P तक R है और ये वैल्यू कितना है, L है, तो ये कितना हो जाएगा, A से P तक √R² + L²। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इस पॉइंट की, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, √R² + L²। तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस डायग्राम में कि जो हमारा AP पॉइंट है, AP, इसकी वैल्यू कितनी है, √R²
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बीपी पॉइंट कितना है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू सेम है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी क्या है, वो एक पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी, फाइंड आउट करनी है। दिस इज क्लियर। तो फिर वही बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया है कि लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ 2l, having length 2l. Clear? We want to find out electric field due to this electric dipole. We want to find out electric field due to this electric dipole at any point P. वो पॉइंट क्या है, P, having, इसका डिस्टेंस कितना है, having distance r from the midpoint of the dipole, okay, as shown in the figure. तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ये पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसकी डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, r है, और हमें पता है कि AP और BP की वैल्यू अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट पे ही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट P, अब मैं इस पॉइंट P को डायग्राम को फिर से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमें डायरेक्शंस बनाने हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन को ध्यान से देखिए, हमारा जो पॉइंट P है, मैं इस पॉइंट P को फिर से डिस्कस कर रहा हूं। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, यहां पर जो डाइपोल है ये हमारा माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये पॉइंट P था, दिस इज पॉइंट P। इसको हमने A बोला, इसको B। बाकी डायरेक्शंस कोई मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट चीज़ें आपकी जो डिस्टेंसेस डायग्राम में शोन है। तो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि एक पॉजिटिव और यूनिट चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए पॉजिटिव और यूनिट चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मान लिया कि P पॉइंट पर एक पॉजिटिव और यूनिट चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्रेजेंट है, ये प्लस और ये माइनस। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, तो क्या होगा, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं पहले। तो डायरेक्शन क्या होगा, प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, ई पी माइनस Q, मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर। अगर हम इस पे बात करें तो प्लस और ये प्लस है, तो प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q ऑफ द डाइपोल, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये बात क्लियर हुआ। तो अगर हम ये बात, अगर डायरेक्शन वाले पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, तो EP प्लस Q की बात करें या फिर EP माइनस Q की बात करें, दोनों की डायरेक्शन हमें पता होगी। अब हम क्या करते हैं, लेट किया मैंने कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है और इसको भी हमने थीटा मान लिया, और ये वैल्यू कितना है हमारा, L है, ये है R, और आपको ये पता है ये वैल्यू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। क्लियर।
तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा और कॉस थीटा की तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि चूंकि हमारी जो डायरेक्शन है या फिर एक्स और वाई में नहीं, तो हम क्या चाहते हैं इस चीज़ को हम एक्स और वाई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहते हैं। हमारा एम क्या है, वी वांट टू रिजॉल्व इट इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एक्स एंड वाई। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींचा, ठीक है, तो ये हमारा थीटा है, ये पैरेलल लाइन हो गया, ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम ऊपर ड्रॉ करें 90 डिग्री लाइन है तो ये थीटा है, ठीक है, देखें ध्यान से, ये लाइन सीधे जा रही है, ये लाइन सीधे जा रही है, तो ये हमारा थीटा है। तो हम ये देखना चाहते हैं ये वैल्यू कितनी होगी और ये वैल्यू कितनी होगी, इस चीज़ को देखना है, ठीक, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर ये थीटा है, ये ई पी हमारा ये कितना है, ई पी माइनस क्यू था ये वैल्यू, ई पी माइनस क्यू है और ये थीटा है यहाँ से, तो ये जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में क्या आएगी, आएगी ई एट पॉइंट पी माइनस क्यू, इसका ये कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा कॉस थीटा। क्लियर। अब इसी का ये अगर थीटा है तो ये वैल्यू कितनी होगी, इतनी, ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी तो इधर इधर इसका इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ रहा है, ई पी माइनस क्यू साइन थीटा हो गया, ये कंपोनेंट हो गया। इतना बात सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूँगा। फिर देखिए इसी तरीके से इसकी बात करिए, ई पी प्लस क्यू है, ये दिख रहा है आपको ई पी प्लस क्यू है, तो अगर ये हमारा वैल्यू देखें तो ये पूरा 90 होगा, ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं ये वैल्यू कितना होगा। यहाँ से देखिए ये लाइन, यही तो लाइन है सीधे जा रही है और ये लाइन ये जा रही है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें देखना है कितना होगा। तो अगर हमें ये एंगल दिख जाए तो हम इसको इसके भी तो टुकड़े कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 माइनस थीटा है, इसको चाहे तो हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बताइए कितना एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये हमारा थीटा है और ये हमारा थीटा है। देखिए ये लाइन और ये लाइन जैसे जा रही ये लाइन, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा है। तो अगर इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फिर आएगा, क्या आएगा, ई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, ई पी प्लस क्यू साइन थीटा। तो मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने उसके क्या किए, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व किए। तो हमारा उद्देश्य था ये निकाला था, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर दिया, परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रिजॉल्व किया और वाई एक्सिस की डायरेक्शन रिजॉल्व किया, ताकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकें। ओके, अगर आपको ये क्लियर नहीं तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट अस रिपीट इट, एक बार फिर से देखते हैं इस पार्ट को, क्योंकि ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए डायग्राम को मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसको यहाँ से मिला दिया। ये कितना है आर, ये कितना है एल। हमारा मेन फोकस इस बार डायरेक्शन पे है। इस एंगल को थीटा लिया, इस एंगल को थीटा लिया और हमने इसको ऐसे दो लाइन दिखा दिया। क्लियर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। इसको हम अगर ऐसे आगे बढ़ा दें, इसको अगर हम ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये अगर लाइन थीटा है, देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है, ये सीधे सीधे ऐसे जा रही है, ये लाइन सीधे ऐसे जा रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। क्लियर। तो अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हमने एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैसे एंगल है। क्लियर। अब फिर से एक डायग्राम बना रहे हैं। अब एंगल नहीं दिखाएंगे, अब देखिए फिर से हमारे पास
एक चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू। हम इसमें सिर्फ डायरेक्शन के दिखा रहे हैं, पी पॉइंट पर है तो यहाँ पर हमें प्लस क्यू दिखाया डायरेक्शन, ये लिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है पी माइनस क्यू, क्लियर, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ये पारा चार्ज प्लस क्यू है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये लाइन सीधे जाएगी ऐसे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ये दो डायरेक्शन हो गई। ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं ये वैल्यू थीटा होगा क्योंकि ये थीटा था, ये थीटा है इसलिए ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, अब हम यहाँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन देखना चाहें तो मैंने इसमें क्या किया, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यही मेन चीज़ समझना है। अब रिजोल्यूशन देखिए, ई पी माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में निकालेंगे ई पी माइनस क्यू कॉस थीटा, क्लियर। इसका दूसरा पार्ट, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका दूसरा पार्ट देखेंगे इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस ई पी माइनस क्यू, ये हो गया हमारा साइन थीटा, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसका पार्ट देखें, फिर इसका पार्ट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, तो ये हमारा हो गया ई पी माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू वाला चार्ज था, कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आया। ठीक, अब इसका पार्ट देखें, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसका इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ई पी प्लस क्यू। ओके, इधर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। आई होप अब आप लोगों को ये रिजोल्यूशन समझ में आ गया होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक कर दिया, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जरा उसको ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दोनों बिल्कुल वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। देखिए, ई पी माइनस क्यू वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक, इसके हमने दो टुकड़े किए हैं, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, रिजोल्यूशन किया है, रिजोल्व किया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, देखे ध्यान से, ई पी माइनस क्यू कॉस थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या, दिस इज व्हाट, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मैंने क्लियर, प्लस दूसरा वाला पार्ट वाई पार्ट इसका, ई पी माइनस क्यू साइन थीटा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब माइनस देके, क्लियर। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड P प्लस क्यू वाले चार्ज जैसे देखना चाहते हैं, तो प्लस क्यू वाले चार्ज के भी दो टुकड़े हुए थे, एक प्लस और एक ये वाला पार्ट। तो इसको देखिए, ये वाला पार्ट क्या है, ई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है इसकी भी माइनस आई कैप है, प्लस दूसरा वाला पार्ट वाई एक्सिस वाला, ई पी प्लस क्यू साइन थीटा, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, तो प्लस का जे कैप। तो ये मैंने पूरा वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ताकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली कह सकते थे कि ये दो वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट हैं, लेकिन हम आपको वेक्टर से दिखा रहे हैं पूरा सॉल्व करके। अब बात ये होता है कि जो ई पी माइनस क्यू और ई पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है पी पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू या ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि ई पी माइनस क्यू और ई पी प्लस क्यू जो भी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम वो मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं कि ई पी माइनस क्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन के नहीं, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि 1/4 कॉमन, अब चार्ज क्या है इसका Q,
अब अगर यहाँ से देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा मान लो ए पॉइंट है, पी पॉइंट, ए पी स्क्वायर, और ए पी स्क्वायर ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले डायग्राम में, चूंकि ये एल है ये आर है, तो ये वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया ई पी माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब हम देखना चाहते हैं क्या ई पी प्लस क्यू वाले की वजह से कितना होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर देखें ई पी प्लस क्यू वाले की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड, इसका क्या होगा। तो यहाँ भी 1/4πε0 तो आएगा ही, चार्ज को प्लस माइनस लिखते ही नहीं है। अपन यहाँ भी डिस्टेंस देखें तो हमारा जो पी वी डिस्टेंस है ये भी सेम ही है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये भी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर हम इन दो रिजल्ट को ध्यान से देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि चाहे ई पी माइनस क्यू हो या फिर ई पी प्लस क्यू हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। मतलब हमने ये समझाने की कोशिश किया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी है ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, बट डायरेक्शन जो नहीं है इसलिए हमने इसको रिजोल्व किया। क्लियर हो गई बात, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड कितना हुआ। क्योंकि हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर के पास क्या है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। ओके, अब मैं फिर से बैक कर रहा हूं, देखिए ये हमारा 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, और इसको मान लिया हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें मैग्नीट्यूड को हमने सेम दिखाया है। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो ई पी माइनस क्यू और ई पी प्लस क्यू दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें। हमारे पास रिजल्ट सामने दिख रहा है, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कितना होगा उस पॉइंट पे। तो दोनों को देखिए ध्यान से, ई पी माइनस क्यू कॉस थीटा और ई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, दोनों में माइनस आई कैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई पी माइनस क्यू प्लस ई पी प्लस क्यू दोनों में सेम है, कॉस थीटा दोनों में है, ले लिया, और हमारा माइनस आई कैप वो भी ले लिया, कॉमन है। दिस इज क्लियर। ये तो हमारा एक्स पार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट हो गया। प्लस अगर हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो दूसरे पार्ट में क्या है, ई पी माइनस की जस्ट नोटेशन है, और यहां माइनस जे है इसलिए मैंने यहां माइनस साइन लगा दिया, और यहां पे प्लस जे है तो ई पी प्लस क्यू। साइन थीटा दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने माइनस यहां लगा दिया इसलिए बाहर क्या निकाल दिया जे कैप। तो अब इस चीज को देखिए ध्यान से, क्या हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कौन सा है, ये हमारा एक्स पार्ट है, और ये जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हमारा वाई पार्ट है। और हमने आपको बताया कि ई पी माइनस क्यू और ई पी प्लस क्यू दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है। तो जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो डबल हो गया ना सेम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा ई नेट है इसको मैं लिख सकता हूँ दिस ई नेट इक्वल्स टू डबल हो गया 2 टाइम्स, चाहे दोनों में कुछ भी लिखें, चाहे ई पी माइनस क्यू लिखें या ई पी प्लस क्यू, फर्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा हो गया, और ये तो हमारा माइनस आई कैप रहेगा ही। ओके, प्लस अब जरा देखिए ई पी प्लस क्यू और ई पी माइनस क्यू, चूंकि मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सेम है, तो जितना ये प्लस का उतना ही क्या है ये माइनस का है। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर है जीरो हो गया, जीरो हो गया और जे कैप हो गया। तो साफ साफ समझ आ रहा है कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं है।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं है, मतलब देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो सिर्फ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचा? ऑब्वियस थिंग है, हमारे पास बचा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब इसको फिर से डायग्राम में देखते हैं। तो इसको मैं एक लाइन और बढ़ा दूं फिर देखते हैं। तो E नेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अब EP माइनस क्यू की बात करें या EP प्लस क्यू, मुझे मैग्नीट्यूड पता है कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट था उसका होल स्क्वायर कर दिया, और साथ में यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा, और डायरेक्शन कितना हो गया -i। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया। तो ये पार्ट सिर्फ बताना चाहता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये भी बताना चाहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल सिस्टम की वजह से, और ये हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट बताता है। अब हम इस डायग्राम को में फिर बैक करते हैं कि कॉस थीटा हमारा क्या है। लेट अस कम बैक टू द अगेन डायग्राम पे हम चलते हैं, कहीं पे कोई भी डायग्राम आ जाता है। ये डायग्राम देखिए, इनमें किसी भी डायग्राम को अगर आप देखिए, मैं बोलूं कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो डायग्राम में देखते हैं cos थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगा डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, क्या होगा cos थीटा, है ना। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये बेस अपॉन दिस, ये कितना है यहाँ से देख लिए, L अपॉन दिस, L अपॉन दिस, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया, cos थीटा की वैल्यू हो गया L अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारी cos थीटा की वैल्यू है, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायग्राम से दिख रहा है। और दूसरी चीज़ फिर से यहाँ पे एक डायग्राम में एक पॉइंट और देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ क्या। अब हम ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए EP प्लस क्यू साइन थीटा, ये जो टर्म है, और EP माइनस क्यू साइन थीटा, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि EP प्लस क्यू और EP माइनस क्यू दोनों ही की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, डायग्राम में दिख रहा है, दोनों अपोजिट, एक ऊपर है एक नीचे, एक प्लस वाई एक माइनस वाई, ठीक, प्लस जे और माइनस जे। और अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो दे विल कैंसल टू ईच अदर। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट माइनस क्यू एंड ड्यू टू द चार्ज एट प्लस क्यू, दे आर इक्वल बट अपोजिट, सो दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब ये दोनों इफेक्ट कैंसिल हो गए। अब बचा गया EP माइनस क्यू और EP प्लस क्यू, दोनों के साथ ही cos थीटा लगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, EP माइनस क्यू cos थीटा प्लस EP प्लस क्यू cos थीटा। इन चूंकि दोनों ही सेम है, देन 2 टाइम्स क्या हो गया, EP माइनस क्यू या EP प्लस क्यू, कुछ भी लिखते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 टाइम्स EP माइनस क्यू cos थीटा, और डायरेक्शन क्या हो गया इधर वाला, और इधर वाला क्या है माइनस आई क्या। तो हम फिर बैक करते हैं अपने जगह पे आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थे। तो अगर हम इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हुआ, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा यहाँ क्या लिख सकते हैं, L अपान स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और डायरेक्शन माइनस आई के। तो मैं हर बार चूंकि वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन को एक साथ ले रहा हूँ, और बार बार आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू यूज वेक्टर एज मच एज पॉसिबल। अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड और कंपटीशन दोनों को पैरेलली मैनेज करें, सो इसलिए मैं आपको वेक्टर अप्रोच देने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 2Q और L, इसको अगर ध्यान से देखें तो ऑलरेडी हम बैच कह चुके हैं कि 2QL क्या होता है, जो हमारा 2QL होता है इसको बोलते हैं P, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर इस टर्म को हम 2QL को P लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो गई हमारी, E नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL की जगह लिख देंगे P
और यहाँ क्या बचा, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है, यहाँ हाफ और यहाँ पर हाफ, और यहाँ फुल पावर 3/2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में डायरेक्शन नहीं भूल रहे हैं, माइनस आई है। डायरेक्शन बार बार लगाते रहिए, तो डायरेक्शन को आपको बार बार लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, तो एक्चुअली में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, रिजल्ट हमारे पास सामने है, और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट थोड़ा कंडीशन लगाने जा रहे हैं। जैसे पहले हमने निकाला था एक्सियल वाले केस में, क्या कहा था कि डायपोल अगर बहुत छोटा है, डायपोल तो ऑलरेडी छोटा होता ही है, इसमें छोटा कहने की कोई बात ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं छोटा और बड़ा कोई मतलब नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि चूंकि डायपोल जैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने बताया तो पहले क्लास में सोडियम क्लोराइड है, तो Na+ और Cl- के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, रफली एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का है मान लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक डायपोल है, उसके माइनस के और प्लस के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, जस्ट इमेजिन। और हमको जो पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे है, तो वो 1 एंगस्ट्रॉम है और वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के कंपेरिजन में क्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन अगर है तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो डायपोल है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो डायपोल है वो स्मॉल है, मतलब डायपोल तो स्मॉल होता ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब जो डायपोल छोटा डायपोल है -q और +q ये तो स्मॉल होता ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो पॉइंट है जहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो है R है और ये L है, मतलब हम ये चाहते हैं R जो है L के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन में। तो अगर R L के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर से हम वही कह सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रफली क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, क्योंकि L छोटा हो गया डायपोल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इफ़ डायपोल इज वेरी स्मॉल, क्या कह रहे हैं, इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल, इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल means R is very higher, larger than L. So then under that situation R square plus L square roughly equal to the R square. बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। तो अब ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा E नेट हो जाएगा, E नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ R स्क्वायर यहाँ 3/2 2 कैंसिल हो गया, और डायरेक्शन भूलना नहीं है, -i। क्लियर। सो नेट रिजल्ट क्या हुआ हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो गई जाके, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जाके E नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ और -i। ये डायरेक्शन है, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जैसे पहले ही मैंने बताया, ये पार्ट इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, और ये पार्ट इसका डायरेक्शन बता रहा है। मतलब डायरेक्शन क्या है, हमारी डायग्राम के सिचुएशन में जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेट डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 1/4 P अपान RQ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल है वो हमारा आया, मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ, ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड है तो साफ साफ समझ आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ ड्यू टू डायपोल। मतलब अगर सिचुएशन ये -q और +q वाला है, इसकी वजह से चाहे हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो या लास्ट क्लास में मैंने एक्सियल पॉइंट हो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल था। और पॉइंट चार्ज केस में मैंने बताया था कि पॉइंट चार्ज केस में क्या होता है, अगर हमारे पास एक चार्ज q है और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज केस में, तो E इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान
आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर, या मतलब कह सकते ई जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। किसमें? दिस इज इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। और ये हमारा किसके केस में? ड्यू टू द डाइपोल। तो मतलब यहाँ फिर हम वही बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा r², यहाँ 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यहाँ 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r² या r³ हो। आगे ऐसे और भी सिचुएशंस हम बताएंगे, जैसे हम जब गॉस लॉ पढ़ेंगे या उसके पहले भी हम लोग और भी डेरिवेशंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो भी दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड r पे भी डिपेंड कर सकता है, r² पे भी हो सकता है, r³ पे भी हो सकता है, r पे इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, 1/r हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारा चार्ज कैसा है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल कंडीशन निकाला और वेक्टर का बहुत यूज़ किया। अगर हम देखें ध्यान से तो हमने जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था और दोनों को मैं आप कंपेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन किए थे लास्ट क्लास में एक्सियल पोजीशन लिया था, और आज की क्लास में हम लोगों ने लिया इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैं इसको लिख रहा हूं ए फॉर एक्सियल 1/4πε0 2p/r³ निकाला था। और आज की क्लास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इक्वेटोरियल कंडीशन में कितना निकाला था? 1/4πε0 p/r³। तो दोनों केसेस में सिमिलरिटीज वही है कि दोनों ही केस में जो है ई एक्सियल की बात करें तो भी 1/r³ है, और ई इक्वेटोरियल की बात करें तो भी 1/r³ है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो डबल हो गया है। मतलब P जो है डाइपोल मोमेंट है, और तो इसका मतलब कि अगर उतना ही डिस्टेंस रखना है, अगर हमारे पास दो डाइपोल है -q और +q, दो चार्ज हैं डाइपोल के -q और +q, तो अगर हमारे ये यहाँ के सेंटर से r, मतलब ये सेंटर है, इसके r डिस्टेंस पे रखे हैं, ये अगर ये पॉइंट हमारा है तो ये तो हमारा एक्सियल वाला हो गया, और इसी से r डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट यहाँ अगर रखते हैं P, तो ये हमारा इक्वेटोरियल वाला पॉइंट हुआ। तो एक्सियल और इक्वेटर दोनों ही कंडीशन में बोला, यहाँ से r डिस्टेंस और यहाँ r डिस्टेंस, तो हमारे पास एक्सियल वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटोरियल वाले में कम होती है। रीज़न मैंने बताया कि इक्वेटोरियल वाले में कुछ पार्ट्स कैंसिल हो गए तो वर्टिकल कंपाउंड। तो हम सिंपली बात करें कि अगर हम ई एक्सियल अपान ई इक्वेटोरियल की बात करें, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अगर दोनों क्या हो? सेम हो, तो इसमें क्या रेशियो है? डबल है, दैट इज 2:1। तो हम लोग आज की क्लास में और इसके पहले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, लेकिन हम लोगों ने दो स्पेशल सिचुएशंस लिया है। एक बार क्या था कि जो डाइपोल था वो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग लिया, और एक बार हमने डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया। तो ये दो सिचुएशन ऐसी रही हैं जिसको हमने एक्सियल इक्वेटोरियल, बट ऐसे जनरल स्विच पॉइंट भी हो सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कोई जनरल पॉइंट पे, वो उससे हम एक्सियल भी कन्वर्ट कर सकें और इक्वेटोरियल भी कन्वर्ट कर सकें। बट इस डेरिवेशन को करने के लिए मुझे पोटेंशियल के बारे में थोड़ा आइडिया होना पड़ेगा, और हमें ये कंसेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डेरिवेशन को हम कराएंगे, लेकिन पोटेंशियल को पढ़ाने के बाद कराएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और भी डिस्कशन करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।